नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैम छो? जय श्री कृष्णा। मुझे समझ जी। में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट जो है, इसको इसको डिस्क्राइब करने का कौन सा छोर पकड़ूं, किधर से शुरू करूं कि कौन आया के निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट है कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया है कि दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। मैं आई एम सो एक्साइटेड। ये साहब कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोफेशनल ग्रेड का मल्टी इंग्रेडिएंट फॉर्मूला है। और सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, व्हेन आई से इट इज अ फॉर्मूला, इट इज ए पावरफुल फॉर्मूला। ये एक आप लिख लें और बोल्ड लेटर्स में लिख लें, इट इज ए मल्टी इंग्रेडिएंट पावरफुल फॉर्मूला। And I mean it. When I say it is a powerful formula, it is a powerful formula. I will establish it in this session. मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे पावरफुल है। ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस का निचोड़ है, एक दिन का काम नहीं है साहब। ये 9 इयर्स की मेहनत, लिख सकते हैं आप, 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो फल निकला है, ये वो फल है। इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आप बात करें तो साहब ये 3 मिलियन यूरोज खर्च करने के बाद जो निचोड़ निकलता है, ये उसका निचोड़ है। आप इसकी स्टडी की अगर बात करें, आप अगर इस पे रिसर्च कोई हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी अगर बात करें, बिकॉज देयर वुड बी सम स्कारलेट ब्रेन, सम साइंटिफिक माइंड्स जो ये जानना चाहते होंगे कि साहब आप जब इसको पावरफुल फॉर्मुलेशन कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो साइंस होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन नोट डाउन डॉक्टर मूलर एट आल। डॉक्टर मूलर, एट को लिखेंगे ET और ऑल को लिखेंगे AL, ओनली AL, ALL नहीं। डॉक्टर मूलर ETAL, डॉक्टर मूलर एट ऑल। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2018। ये 2018 में कंप्लीट हो गया था ये रिसर्च। और कहां हुआ था? वियना में, ऑस्ट्रिया की जो वियना की यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां के ये प्रोफेसर थे, ये पूरी टीम थी। और एक मजे की बात बताऊं साहब आपको, ये कोई एक टीम नहीं थी साहब, कई सारी यूनिवर्सिटीज ने मिलके जो एक साथ कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, है ना। मेरे ख्याल से उनको क्रॉसेंस वगैरह कुछ कहते हैं, है ना। ये वो प्रोडक्ट है साहब। अब बात आती है कि साहब ये क्या है? ये हैंड पिक्ड प्रीसियस हर्ब्स जो हैं वो इकट्ठी करके रखी हुई हैं इसमें। प्रीसियस हर्ब्स इसके अंदर इकट्ठी करके रखी हुई, जो आपके बिल्कुल नजदीक में है लेकिन आपकी नजर कभी उसके ऊपर नहीं पड़ी। ये कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें? इसमें हाई क्वालिटी और हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली फॉर्मुलेटेड ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इंटेक्टेड रखी गई है। कैसे इंटेक्टेड रखी हुई है? तो आप इसमें एक चीज, इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू राइट डाउन SOPACT, सोपैक्ड। सोपैक्ड, सोपैक्ड क्या है? ये वो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो तमाम फाइटोकेमिकल्स इसके अंडर में आते हैं। तकरीबन 28,000 फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। और आपको बताते हुए ये बड़ा गर्व होता है कि हमारे इस फॉर्मुलेशन में पूरा का पूरा सोपैक्ट है। सोपैक्ट क्या है? S फॉर सेपोनिन। अब यहां से अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। S फॉर सेपोनिन, O फॉर ओलिगोसैकेराइड्स, P फॉर पॉलीफेनॉल्स, A फॉर अल्कनॉइड्स, C फॉर कैरोटिनॉइड्स और T फॉर टर्पिनॉइड्स। ये पूरे के पूरे जो है फाइटोकेमिकल्स होते हैं और ये तमाम इसके अंदर हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। इसके अलावा ये साइंटिफिकली प्रूवन
मेजरमेंट के साथ, जिसको हम आरडीए बोलते हैं, ये उसको क्वालिफाई करते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस को ध्यान में रखते हुए जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स फार्मा की जो गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मुलेशन तैयार किया हुआ। ये साईवेदा फ्यूजन है। साईवेदा क्या है? साई मतलब साइंस और वेदा मतलब वेदा, वेद यानी ट्रेडिशनल जो मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो दोनों का एक फ्यूजन है ये क्राफ्टेड केयरफुली विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मैं इसको कहूंगा इट इज क्राफ्टेड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि एक तो इसका जन्म ही यूरोप में हुआ, दूसरा ये यूएस एफडीए के सारे क्राइटेरियाज को पूरा करता है। इसके अलावा जो 10वां पॉइंट इसमें आता है, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, दिस इज ए डिक्लेरेशन ऑफ रेवोल्यूशन, आई एम टेलिंग यू। दिस इज द थर्ड statement regarding this product, that this product is not a mere product, but this is a declaration of a revolution in healthcare industry, I am telling you। मैं इंतजार करता रहा कि कोई ढंग के लोग दिखाई दें, कोई ऐसे लोग हों जो समझने वाले हों, जो बिना सवाल किए ये कहें कि डॉक्टर साहब हमें आपके क्वालिफिकेशन पे भरोसा है, हमें आपके एक्सपीरियंस पे भरोसा है, हमें आपकी काबिलियत पे भरोसा है, और जो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करे इसमें। और मेरे फॉर्मूले को मैं एट द 11th आवर भी अगर मैं उनसे ये कहूं कि मुझे ये बदलाव चाहिए, उसमें तो बदलाव करें, है ना। तो यहां फिर एक गाना जो है मुझे याद आता है कि तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है ना। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये असल में मेरी पहली चाहत है, और यकीन मानिए ये अंतिम चाहत भी है, क्योंकि इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट दूसरा हो नहीं सकता। यकीन मानिए ऐसा नहीं हो सकता। और जब मैं कहता हूं ना, तो ये हवा हवाई बातें नहीं होती साहब, क्योंकि जब मैं कहता हूं तो उसके पीछे प्रमाण होते हैं, उसके पीछे इस तरीके की बुक्स होती हैं, इसके पीछे लंबा रिसर्च होता है, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है। और पिछली बार जब गोवा में हम थे तब भी मैंने कहा था कि हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ रह गया था, फिर हमने उसमें अमेंडमेंट्स किए, फिर मैंने कई सारी स्टडीज को तलाशा, कई सारे नए कुएं खोदने पड़े, बहुत कुछ अंदर तक गया। फिर मैंने देखा कि इसमें कुछ ऐसी चीजों को और इंक्लूड कर दें कि ये हिंदुस्तान के नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट बन जाए। और ये आज से 3 दिन पहले इस प्रोडक्ट ने जन्म ले लिया है, एक ऐसा अवतार। ये हमारे लिए सच में किसी अवतार से कम नहीं है। इट इज अ बिग मोमेंट फॉर मी टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट बिफोर यू। इस प्रोडक्ट का नाम है साहब मेटावेल। मेटावेल, मेटा मेटा रेफर्स टू मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को लेकर के हिंदुस्तान में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को पता ही नहीं। कई सारे लोग सिर्फ डाइजेशन को मेटाबॉलिज्म समझते हैं, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है। मैं मेटाबॉलिज्म जो है वो असल में मेटा का मतलब होता है टू चेंज, और बोलाइन का मतलब होता है फेंकना या दूर तक पहुंचाना। तो दो चीजों से मिलके बना है। दो चीजों से मिलके क्या बना है? मेटा का मतलब बदलना, और बोलिज्म का मतलब होता है, ये ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं, बाद में फ्रेंच में कन्वर्ट हुआ, फ्रेंच से फिर इसको इंग्लिश में लिया गया। तो एक्चुअल मीनिंग जो मेटाबॉलिज्म का है वो है टू चेंज, टू कन्वर्ट, टू ट्रांसफॉर्म एंड टू ट्रांसपोर्ट। बदलना और ट्रांसपोर्ट करना। तो आप कहेंगे कि एक्चुअल में साहब ये प्रोडक्ट करता क्या है ना। ये एक सेशन में इस पे बात नहीं हो सकती कि ये क्या करता है। मल्टीपल सेशंस होंगे, कम से कम 8 या 10 सेशन होंगे, तब मैं इस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा। या फिर अगर हम कहीं मिल रहे हैं पूरे दिन भर के लिए, तो हो सकता है कि मैं 2-3 घंटे में थोड़ा सा नटशेल में इस प्रोडक्ट को आपके सामने रख दूं। मुझे एक चीज बताइए साहब कि आपकी आंतों के अंदर की जो लाइनिंग है, जो फाइन लाइनिंग है, आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग है, जो अंदर की दीवार है,
वो 5 दिन के अंदर पूरी तरह से बदल जाती है। आप में से कई सारे डॉक्टर्स होंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ ऐसा ही होता है। रेड ब्लड सेल्स जो आपके अंदर जो घूम रहे हैं, जो जो ब्लड आपके भीतर घूम रहा है खंडेलवाल साहब, ये पूरा का पूरा ब्लड 120 दिन में कंप्लीटली बदल जाता है। 10 साल में आपकी ये हड्डियां पूरी तरह से बदल जाती है, आपके नाखून बदल जाते, आपके कॉर्निया की जो लाइनिंग है, बाहर की जो परत है, वो 7 दिन के अंदर, हर 7 दिन में नई हो जाती है। आप सोचिए, डब्ल्यूबीसी जो है आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स, वो हर 2 दिन में नया आ जाता है। 7 से 10 दिन में प्लेटलेट्स पूरी बदल जाती है। और आपकी स्किन जो है, ये ऊपर की जो स्टेटम कॉर्नियम है, ये 28 से 40 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा स्किन नया हो जाता है। तो निमाना साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो हमने एक ऐसा कौन सा आदमी रखा हुआ है जो हर 40 दिन में जाके ये नई खाल हमारे लिए बाजार से खरीद के लाता है और हमारे हाथों पे, हमारी गर्दन पे, हमारे पेट पे चिपका देता है? हाँ? कौन है वो? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हर रोज 330 अरब नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, पुरानी मर जाती हैं, तो ये नई कोशिकाएं कौन लेके आता है? किस बनिए की दुकान पे मिलती है? कहां से ऑर्डर करके हम मंगाते हैं? अब ड्यूटी देखिए आप इस प्रोडक्ट की, हैं? आप डेप्थ देखिए निमाना साहब, हैं? ढिल्लो साहब, आप देखिए कि ये प्रोडक्ट असल में किसको एड्रेस कर रहा है। मैं क्या बता दूं आपको कि ये प्रोडक्ट क्या करने वाला है? हम्म? ये प्रोडक्ट क्या करने वाला है? अगर आपको ये पता है कि आरबीसी 120 दिन में नहीं आ जाती है, डब्ल्यूबीसी जो आते आपकी 5 दिन में नहीं हो जाती है, और 10 वर्षों में पूरा का पूरा आपका शरीर जो है वो नया हो जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे हैं। फिर आप आपके इस सबसे दुलारे प्यारे प्रोडक्ट को आप समझ पा रहे हैं, फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, फिर आप सही रास्ते पे हैं। अब कोई सवाल ही नहीं बचता है कि साहब किस पे काम करेगा। हमको एक वो बनाना है, मकान बनाना है, तो हमारे मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। ईंट से बाथरूम भी बनता है, ईंट से बेडरूम भी बनता है, ईंट से महल बनता है, ईंट से झोपड़ी भी बन जाती है, हाँ, ईंट से नाली भी बन जाती है, ईंट से सब कुछ बन जाता है। हमारा प्रोडक्ट बेसिकली उन ईंटों को बनाने वाला प्रोडक्ट, ये बेसिकली उन ईंटों को बनाता है जिन ईंटों के ऊपर हमारा पूरा शरीर खड़ा हुआ है। निहाल सिंह साहब, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये ब्यूटी साहब हमारे प्रोडक्ट की। हाँ, फ्रेंच काफ्का का नाम अगर आपने सुना हो, फ्रेंच काफ्का, मैं अभी गया था, पिछली साल में यूरोप में था, 2 महीने वहीं थे हम लोग। चेक रिपब्लिक में प्राग एक जगह है, प्राग एक सिटी है चेक रिपब्लिक में। पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया, तो चेक रिपब्लिक की सिटी है जो कैपिटल सिटी प्राग। मैं जहां रुका हुआ था, हमारे एयरबीएनबी के ठीक सामने फ्रेंच काफ्का का वो लगा हुआ था, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस है ना, यूट्यूब पे ढूंढिएगा सर, है ना, फ्रेंच काफ्का मेटामॉर्फोसिस। तो आपको ना एक 24 प्लेटों वाला एक चेहरा दिखाई देगा, बड़ा सा चेहरा बना हुआ है, उसकी 24 प्लेट्स हैं, हर प्लेट घूमती है, और एक बार जब वो घूमती है तो एक चेहरा बनाती है, उसके बाद वो चेहरा विकृत होने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद वो प्लेट सब एक जगह जब आती है तो फिर चेहरा दिखता है, और हर बार अलग अलग चेहरा दिखाई देता है। क्या सुंदर कृति बनाई फ्रेंच काफ्का ने, कितने सालों पहले बना दी थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी मिलो तो कई बार मिलना। दूसरी कहावत यह है कि आप एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि आप नहा के बाहर निकले और वापस आप जैसे ही गए तो फिर वो नदी सेम नदी नहीं है साहब, फिर वो अलग नदी हो गई, क्योंकि पानी जो है, टनों पानी उसमें बह गया है। हमारा शरीर हर पल बदलता है, हर रोज बदलता है। 330 अरब कोशिकाएं हर रोज नई बनती हैं।
अब सवाल ये आता है कि इन 330 अरब कोशिकाओं को बनाने का रॉ मटेरियल कहां से आता है। अब इन 330 अरब कोशिकाओं को अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो या तो ये कोशिकाएं अपनी संख्या कम कर देंगी, क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर ईंटें खराब बनेंगी, और जो खराब ईंटें बनेगी, खराब ढांचा बनेगा, उस खराब ढांचे का नाम है कैंसर। और अगर कोई दीवार कमजोर हो जाती है, सीलन आने लगती है, उस सीलन भरी दीवार का नाम है डायबिटीज। ये कुछ इस तरीके की बीमारियां होती है जब आपकी बॉडी में ये रॉ मटेरियल ठीक तरीके से काम नहीं करता है। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, मोटा मोटी अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपसे ये कहूंगा कि साहब ये एक सबसे पहले तो ओवरवेट और ओबेसिटी के ऊपर अगर आप 10 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा सकता हूं मोटा मोटी, कि एक तो साहब ये ओबेसिटी पे काम करता है। ओबेसिटी का मतलब वजन बढ़ना। तो वजन बढ़ने के मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि वजन क्यों बढ़ता है। तो वजन बढ़ने का जो मैकेनिज्म है, ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ हर चीज मेटाबोलाइज हो रही है। मेटाबोलाइज कैसे हो रही है, वो टूटती है, नहीं बनती है। जैसे आपने सपोज करिए आपने सोयाबीन खाया, खंडेलवाल साहब जैन हैं तो सोयाबीन खाएंगे, है ना, या पनीर खाएंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जो नॉनवेज खाने वाले, वो चिकन खाएंगे, अंडे खाएंगे। अंडा या चिकन अंदर गया, पनीर अंदर गया, आपकी बॉडी ने उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसको अलग अलग अमाइनो एसिड्स में बदल दिया। वही अमाइनो एसिड्स अब आपके भीतर जाकर के जो पनीर से भी आए थे, अब उनका नाम पनीर नहीं है, अब उनका नाम चिकन नहीं है, अब उनका नाम अंडा नहीं है। भीतर जाने के बाद उसको जो अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ दिया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को अलग कर दिया है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को अलग कर दिया है, उसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया है। मेटाबॉलिज्म की इस एक्टिविटी का नाम है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आप इस तरह से याद रख सकते हैं, काटना इज कैटाबॉलिज्म। उस प्रोडक्ट को काटा और काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब क्या बनेगा, आपने किसी टेलर को देखा होगा, आप 2 मीटर कपड़ा ले जाके देते हैं, वो काट देता है और आप देखते रहते हैं खड़े खड़े कि ये क्या काट रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा काटा, उसका वो पॉकेट बनाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा काटा, उसका वो कॉलर बनाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा काटा, उसका जो है वो पता नहीं क्या बनाएगा। इस तरीके से वो छोटे छोटे टुकड़े काट करके जोड़ता है, उसको बनाता है। इस तरीके से वो अमाइनो एसिड जो है आपका ब्लड बनाएंगे, वो अमाइनो एसिड्स जो है आपका मसल्स बनाएंगे। ये अमाइनो एसिड्स जो हैं आपके भीतर एंजाइम्स बनाएंगे। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, सबकी बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है, मेटाबॉलिज्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो एंजाइम्स बनाता है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जूसेस बनाता है, बाइल जूस वगैरह जो है उसके ऊपर काम करता है। मेटाबॉलिज्म और क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स बनाता है, जो आपको पुरुष बनाता है, महिलाओं को महिला बनाता है। मेटाबॉलिज्म और क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है, जो सोचने, समझने, आकलन करने, पहचानने, बोलने की ताकत देता है, समझ देता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। और क्या करता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कई तरीके के प्रोटीन्स बनाता है आपके भीतर। किस तरीके के प्रोटीन्स बनाता है, अलग अलग तरीके से लड़ने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, वायरस से लड़ने के हथियार बनाता है, बैक्टीरिया से लड़ने के हथियार बनाता है। और क्या करता है, भूख लगाता है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो भूख नहीं लगेगी, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है तो बहुत भूख लगेगी। तृप्ति वाला जो लेप्टिन है ना, वो भी मेटाबॉलिज्म की देन है। उसकी वजह से पेट भरता है, पेट भरने का सिग्नल जाता है। बच्चे पैदा करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बनाता है, स्पर्म बनाता है। और क्या करता है, GLP-1 बनाता है, इंसुलिन बनाता है। हमारा ये प्रोडक्ट, अगर आप बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर काम करता है और वेट मैनेजमेंट पे काम करता है। मेटाबॉलिज्म ही वो है जो आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, जो जो पचने पचाने का काम करता है। पेप्सिन बनाता है,
जो प्रोटीन के पाचन के लिए। अगर पेप्सिन नहीं होगा, आप जितना मर्जी चिकन खा लें, जितना मर्जी अंडा खा लें, जितना मर्जी आप चाहें पनीर खा लें, सोयाबीन खा लें, फिर मसल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि पेप्सिन नहीं है तो वो यूटिलाइज नहीं होगा। और आप कहेंगे साहब हमने बड़ा पनीर खाया, मेरे तो मसल्स भी नहीं बने। बाइल बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, टी सेल्स बनाता है, लेप्टिन बनाता है, ग्रेलिन बनाता है, खुशी वाला हार्मोन सेरोटोनिन बनाता है, रात को सोने वाला मेलाटोनिन बनाता है, और सवेरे नींद से उठाने के लिए कॉर्टिसोल बनाता है। खतरा अगर कहीं से हो, बम फटे बगल में आवाज सुनाई दे तो भागने के लिए कॉर्टिसोल बनाता है, एड्रिनल बनाता है, नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, ताकि थायराइड थायराइड के फंक्शंस ठीक ठाक रह सकें। और क्या बनाता है? ऑस्टियोकैल्सिन बनाता है। ऑस्टियोकैल्सिन तो हम सभी लोग जानते हैं, जो हड्डियों के अंदर बनता है। जब विटामिन K2 उसमें ऑस्टियोकैल्सिन बनाता है और फिर बोन्स को मजबूत करता है, वो भी काम मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के बाद ही होता है। ये सब हर चीज मेटाबोलाइज होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो विटामिन हैं। जैसे हमारे भीतर हमने रोटी का एक निवाला खाया, चाहे हमने चीनी खाई, हमारे मुंह में ही सलाइवरी अमाइलेज होता है। वो सलाइवरी अमाइलेज उस खाने को पचाना शुरू कर देता है, यहीं से मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। रोटी का निवाला मुंह में गया, मुंह में जाते ही मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया, चर्निंग हुई, और वहीं से उसने उसको पचाना शुरू कर दिया। और वहां से फिर ये यहां से एसोफेगस के थ्रू, भोजन नली के थ्रू, पेरिस्टेल्सिस होते हुए धक्का मार मार के उस खाने को लेके आता है स्टमक में। स्टमक में लेके आता है, और स्टमक में आने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे इस प्रोडक्ट की ब्यूटी जानते हैं आप, विटामिन B12 है इसके अंदर। जिन लोगों में विटामिन B12 नहीं होता, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, क्या बताऊं, कितना बताऊं, कितनी देर तक बताऊं। लेकिन सुनते रहिए, जब आपका मन भर जाए तो मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब कथा छोड़ दो, वहां छोड़ देंगे, है ना, तब तक बात करते रहते हैं। ये कहाँ किधर निकलेगा मैं नहीं जानता। विटामिन B12 है इसमें। और जिन लोगों में, किन लोगों में? जो शाकाहारी लोग हैं, जैन साहब में, हैं? जो लोग शाकाहारी हैं उन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है। तो एन टाइम पर हमने कहा जैन साहब का ख्याल हमको रखना पड़ेगा, और हमने इसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में डाल दिया, ताकि विटामिन B12 क्या करे। अब देखिए आप, विटामिन B12 क्या करता है। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब ये प्रोडक्ट क्या करता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। इसकी तो कथा ही बड़ी अनंत है। विटामिन B12 ये जो आपकी ब्लड सेल्स बनती है, निमाना साहब, जब ये ब्लड सेल्स बनती हैं, परमजीत सर ध्यान दीजिएगा, ये जब ब्लड सेल्स बनती हैं तो ब्लड सेल्स पहले बड़ी होती है आकार में, धीरे धीरे, अच्छा उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, समझिएगा, देखो बात को, है ना। थोड़ा सा भारी अगर हो भी जाता है कभी कभार कोई टॉपिक, तो छोड़ देना, बोलना चलो अगली बार में समझ में आ जाएगा, या अगली लाइन को ही समझ में आ जाएगी, है ना। लेकिन हिम्मत मत हारना, है ना। कुछ चीजें हैं जो दूसरी तीसरे सेंटेंस में समझ में आती है। तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, या रेड ब्लड सेल्स हमारी क्या हो गई, बड़ी बनती है, बड़ी बड़ी बॉल्स की तरह बनती है, मान लो। उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? ऑक्सीजन को खुद खा जाता है। और हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां? हर एक कोशिका में। बात को समझिएगा मंजू पूर्ण साहब, हर एक कोशिका में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। हर एक कोशिका में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? न्यूट्रिशन का। कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स अगर खुद ही ऑक्सीजन को खा जाएगा तो क्या आपकी टांगों को ऑक्सीजन मिलेगा? निहाल सिंह जी, नहीं मिलेगा। टांगे कमजोर हो जाएंगी, हैं? आपके फेफड़ों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपके हार्ट को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो थकान होगी, दिन भर थके थके रहेंगे, क्योंकि खून की कमी हो गई है, अनेमिया हो गया है। अब आप कहेंगे खून की कमी तो डॉक्टर साहब नहीं हुई है। आप गए लेबोरेटरी में चेक कराने, खंडेलवाल साहब ने लिख के दे दिया फला फला लेबोरेटरी में चले जाओ, चेक करता है, उसने चेक करके दिया, उसने बोला 14
आपका जो है हीमोग्लोबिन है, उसके बावजूद भी आप रिपोर्ट लेके आए और डॉक्टर साहब ने बोल दिया खून की कमी है। तो गड़बड़ जाला कहाँ हो गया? गड़बड़ जाला ये हो गया कि वो जो आरबीसीज बनी है उसकी साइज बड़ी है, जिसके भीतर न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को खुद खा जाता है। ऑक्सीजन को खुद खा जाता है तो शरीर के बाकी अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट एनीमिया। मेगालोब्लास्ट एनीमिया। मेगालोब्लास्ट एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं होता है। हमारे इस प्रोडक्ट का विटामिन B12 आपकी उन आरबीसीज की साइज को छोटा करता है, उसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है और आपकी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रवाह दुरुस्त हो जाता है। अब थकान नहीं होती। अब आंखों के नीचे काले घेरे नहीं होते। अब अगर विटामिन B12 आपकी बॉडी में नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके भोजन को पचाता है, उसके जो चीफ सेल्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो काम नहीं करता है, आपका भोजन नहीं पचता है। फिर क्या होता है? खाना पड़ा रहता है। खाना पड़ा रहता है, वो एसिड जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, फिर वो क्या करता है? वो वहां पड़ा रहेगा। फिर वो खाना वहां पड़ा रहता है, एसिड भी पड़ा रहता है। आप पानी पीते हैं, पानी पीते ही वो एसिड ऊपर की तरफ भागता है आपके यहां। एसिड का कम बनना, मेडिकल साइंस में उसको हम एसिडिटी कहते हैं। वो एसिड का ज्यादा बनना नहीं है। वो जो रात भर जलन होती है, वो जो एसिड यहां चल के आता है, वो बेसिकली क्या है? एसिडिटी है। लेकिन एसिड का कम बनना है। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन B12 आपकी बॉडी में कम है। हमारा प्रोडक्ट विटामिन B12 आपको रोज देगा। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म। एक तो ये चीज। दूसरा, डाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि अब चाहे वो प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे फैट है, उसका डाइजेशन पर्याप्त होगा। विटामिन B12 जब कम हो जाता है तो क्या होता है? हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कोड में जो न्यूरॉन्स हैं, उस न्यूरॉन्स की जो जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर माइलिन शीथ होती है। वो माइलिन शीथ करंट को फैलने से बचाती है। करंट को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करती है। और ये माइलिन शीथ बनाना और बनाए रखने का काम कौन करता है? विटामिन B12 करता है। विटामिन B12 जब आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो कंफ्यूजन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, भूख ज्यादा लगती है, भूलने की बीमारी होती है। मोबाइल को आप फ्रिज में रख के भूल जाते हैं। भाभी जी जो है वो मुन्नू को, पप्पू को साथ लेके जाती है कपड़े की दुकान पे, सलवार सूट या साड़ी खरीद के ले आती है, मुन्नू को वहीं छोड़ के आ जाती है। विटामिन B12 की कमी। ये तमाम चीजें आप बार बार जाके जो है ताला चेक करते हैं, बंद किया कि नहीं किया। ये विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी, बार बार ऐसा लगता है जैसे आपका मोबाइल बज रहा है जबकि मोबाइल बज ही नहीं रहा होता है। ये विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी के बहुत सारे जो है सिम्टम्स हैं, बट आज खाली विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे तो पूरी रात हो जाएगी। मुझे बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करनी है। अब वो खाना आपका पेट में गया, पेट में जाकर के पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है, एक चीज है जो सिक्रीट होता है वहां। पेप्सिन नाम का वो जो एंजाइम है वो सिक्रीट होता है। ये पेप्सिन अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो आपका प्रोटीन नहीं पचेगा। तो प्रोटीन नहीं पचेगा तो क्या होगा? मसल्स नहीं बनेंगे, है ना? प्रोटीन नहीं पचेगा तो क्या होगा? मसल्स नहीं बनेंगे। डॉक्टर शंकर गहलोत, यू मस्ट बी ए क्वालिफाइड डॉक्टर। आप जानते होंगे जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मसल्स नहीं बनेंगे। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बनेगी। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनेंगे, हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सार्कोपीनिया भी हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है। प्रोटीन सब कुछ है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब प्रोटीन का हमारी लाइफ में क्या रोल है, तो मैं हंस के कह देता हूं मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि प्रोटीन और लाइफ दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। प्रोटीन और लाइफ एक ही चीज है। अब पेप्सिन अगर आपकी बॉडी में नहीं है
तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। चिकन ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, पनीर ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा आपकी। अब आप देखिए, प्रोटीन का पाचन नहीं होने से आदमी बीमार कैसे पड़ता है खंडेलवाल साहब? प्रोटीन का पाचन नहीं होने से आदमी इसलिए बीमार पड़ता है कि बीमारियों से लड़ने वाली जो फोर्स है, जो डब्ल्यूबीसी है, जो टी सेल्स है, जो न्यूरोफिल्स है, जो मैक्रोफेजेज है, खाने वाली सेल्स हैं, सब इसी से बनती है। एंटीबॉडीज है। कोरोना में कौन मर गए जिनकी बॉडी में प्रोटीन कम था? हाँ? आदमी जल्दी बीमार कौन पड़ेगा जिसकी बॉडी में प्रोटीन कम है? हाँ? कमजोर आदमी कौन जिसकी बॉडी में प्रोटीन कम है? अब एक आदमी कहता मैं तो प्रोटीन बहुत खाता हूं। एक सवाल आता है, एक ही मां के दो बच्चे, एक दिन भर बारिश में धूप में खेलता रहता है, उसको कुछ नहीं होता, और दूसरा बच्चा जो है थोड़ा सा बारिश में भीगता है और जुकाम हो जाता है, उसको बीमारी पकड़ लेती है। क्यों? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है उसका। सारा का सारा खेल मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो वहां, फैट का पाचन, अगर फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो फैट कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी होगा। दूसरा, फैट का अगर पाचन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जिसको मैं कीड़ा बोलता हूं, KEDA, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, ये आपकी बॉडी में असिमिलेट नहीं होंगे। असिमिलेट नहीं होंगे तो क्या होगा? आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी कमजोर होगा, आपकी आंखें भी कमजोर होंगी, क्योंकि विटामिन ए आपकी बॉडी में बन नहीं रहा, जा नहीं रहा। विटामिन के भी नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपके आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है, किडनी में आपके स्टोन बन सकता है, क्योंकि के नहीं जा रहा है। विटामिन ई नहीं होगा, ब्यूटी नहीं होगी, महिलाओं के चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, बहुत जल्दी जो है वो बच्चे जो हैं दीदी को आंटी बुलाना शुरू कर देंगे। तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते, अब वो जो रोटी आपने खाई थी, उस रोटी को, केसरी साहब, उस रोटी को अब बदलना है, किसमें? एनर्जी में बदलना है। ठीक है? उस रोटी को हमें क्या करना है? एनर्जी में बदल। रोटी क्या करती है अंदर जाके? चिकन क्या करता है? पनीर क्या करता है? दूध क्या करता है? दही क्या करता है? अल्टीमेटली भीतर जाके कोई आंखें बना रहा है, कोई जीभ बना रहा है, कोई हड्डी बना रहा है, कोई आपके शुक्राणु बना रहा है, कोई महिलाओं में दूध बना रहा है। यही सब तो कर रहा है। जो हम खा रहे हैं वही सब तो उसी का तो रूप है, जो अलग अलग तरीके से एग्जिबिट हो रहा है। इसी का नाम मेटाबॉलिज्म, बदलना। जो खा रहे हो उसको बदल करके और शरीर को सुचारू रूप से चलाना, शरीर को बनाना। मेटाबॉलिज्म समझा रहा हूं, देखो। शरीर को बनाना, शरीर को बढ़ाना, शरीर की मरम्मत करना, और शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, रिमूवल। 4 काम है जो मेटाबॉलिज्म करता है। अगर आप लिखना चाहें मेटाबॉलिज्म क्या है तो इन 4 लाइनों में आप लिख सकते हैं। शरीर को बनाना, शरीर को बढ़ाना, बड़ा करना शरीर को, बच्चे से वयस्क बनाना, शरीर की मरम्मत करना, और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना। ये 4 बातें अगर आपने सीख ली, समझ में आ गई आपको, तो फिर मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। अब इसके बाद कुछ रहता है क्या पीछे? इसके बाद तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। बनाना, बढ़ाना, मरम्मत करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, बात खत्म हो गई। इतनी सी जिंदगी है, यही तो है सारा, सब कुछ, सारा खेल ही इसी का है। अब साहब वो जो रोटी है वो पहुंची आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वहां एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है इनक्रेटिन। उसका नाम है इनक्रेटिन। इनक्रेटिन क्या कर रहा है? ध्यान से समझिएगा साहब। इनक्रेटिन क्या कर रहा है? इनक्रेटिन मोटरसाइकिल उठाता है और एक दूसरे गांव में जाता है। उस गांव का नाम है पेनक्रियाज। उस गांव का नाम क्या है? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज में जाके, टिकाराम जी साहब, पेनक्रियाज में जाता है। पेनक्रियाज में जाके क्या करता है? पेनक्रियाज में 2 ठेकेदार रहते हैं। एक ठेकेदार का नाम है अल्फा, एक ठेकेदार का नाम है बीटा। वो बीटा ठेकेदार के यहां जाके घंटी बजाता है और क्या बोलता है? माल आ गया है। क्या आ गया है? माल। माल का मतलब क्या? शुगर। हाँ, शुगर आ गया है।
ढिल्लों साहब, शुगर आ गया है। अब वो क्या करता है, अगर वो इनक्रेटिन नहीं है निमाना साहब, अगर वो इनक्रेटिन नहीं है, और वो पकड़ में भी नहीं आता है साहब, हर कोई हॉस्पिटल नहीं बता देगा आपको कि इनक्रेटिन नहीं है, खाली दवाई लिखेगा मेटफॉर्मिन, हम्म, खाली दवाई लिखेगा इंसुलिन। वो इनक्रेटिन अगर नहीं है तो मोटरसाइकिल लेके पेनक्रियाज के पास कौन जाएगा, और पेनक्रियाज में बीटा सेल के पास जाके और इंसुलिन को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके आता है, और वो जो शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में धकेलता है, और ब्लड के साथ साथ चलता है, ब्लड के साथ साथ चल के एक एक कोशिका के भीतर उस शुगर को, उस ग्लूकोज को डिलीवर करता है। तब हमारा शरीर एटीपी बनाता है, और तब हम बोल पाते हैं, तब हमारी आंतें काम करती है, तब हमारे फेफड़े काम करते हैं, तब हमारा दिल काम करता है, तब हमारी आंखें काम करती है, तब हमारी बॉडी से सुसु बाहर निकलता है, तब हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। ये जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी तब बनती है जब एनर्जी में खाना कन्वर्ट होता है। अब गड़बड़ क्या हो जाती है साहब, अब गड़बड़ ये हो रही है साहब, ढिल्लो साहब, गड़बड़ ये हो रही है कि अब वो इनक्रेटिन नहीं है, तो अब क्या हो रहा है, अब आपका टेस्ट हुआ हॉस्पिटल में, मैं इसलिए कहता हूं बहुत जरूरी है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपका टाइम आ गया साहब। अगर आपने समझ लिया कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं समाज के लिए, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, इससे बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, जाकर के देखिए, वहां डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है ये सब समझाने के लिए, इनक्रेटिन फिनक्रेटिन के लिए टाइम नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, समझिए इस बात को। अब साहब टेस्ट की रिपोर्ट में आता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा है। मैं खंडेलवाल साहब आपसे यह कह रहा हूं, इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा है, उसके तो कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो बीटा सेल खराब हो गए हैं, या बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, या बेचारा इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन खाना इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, इसकी सूचना उसके पास नहीं पहुंच रही है क्योंकि इनक्रेटिन नहीं काम कर रहा है। हम्म, उसके बाद बात आती है कि अब वो इंसुलिन काम करता है कि नहीं करता है, वो आगे की बात है, वहां से फिर हॉस्पिटल शुरू हो जाते हैं। अब ये इनक्रेटिन इंसुलिन को लेके आता है और उसको ले जाकर के सेल्स में डिलीवर करता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, एक और चीज होती है, वो क्या होती है, DPP4 टाइपेप्टाइड, है ना, एक DPP4 होता है। DPP4 क्या कहता है, DPP4 को समझिएगा केसरी जी, DPP4 क्या करता है, DPP4 कहता है पूरा का पूरा शुगर खत्म नहीं करना है, पूरा का पूरा शुगर खत्म नहीं करना है। क्यों खत्म नहीं करना है, खत्म इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो हमारी दीदियां बैठी हुई है ना, ममता जी कुरुक्षेत्र से, इनका कोई भरोसा नहीं है, कल उठ के ये करवा चौथ कर लेंगी, परसों ये तीज कर लेंगी, नवरात्रे कर लेंगी, 9 दिन तक एक ही बार खाना है। और जब आप खा ही एक बार रहे हो तो पूरे दिन भर तक आपकी आंखों को एनर्जी कौन देगा, आपकी आंतों को एनर्जी कौन देगा, आपके फेफड़ों को एनर्जी कौन देगा, आपके जो टुल्लू पंप को जो दिल धड़कता है दुख 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 दुख, उसको एनर्जी कौन देगा। अगर परमात्मा ने बोला होता कि ममता दीदी आपने इसमें पेट्रोल डाला तो ये चलेगा, ममता दीदी नवरात्रे कर लेती, तीसरे नवरात्रे में पता लगता दीदी है ही नहीं, निकल ली। क्यों, क्योंकि उनका एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं हुआ। DPP4 कहता है कि भारत की महिलाओं, है स्त्री शक्ति, मातृशक्ति, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हारा नेचर है व्रत करना, और मैं तुम्हारे लिए एनर्जी को बचा करके रखूंगा। तो वो जो शुगर है निमाना साहब, वो पूरी की पूरी शुगर खत्म नहीं होती, वो शुगर हमारी बॉडी सहेज करके अपने पास रखती है, जिसको हम ग्लूकागोन कहते हैं, ग्लूकागोन के रूप तब काम करती है जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता। पूरे दिन आपकी बॉडी को चलाती है, दूसरे दिन भी आपकी बॉडी को चलाती है, तीसरे दिन भी चलाती है, चौथे दिन भी चलाती है, 10 दिन 15 दिन जब खाना नहीं होता है तो फिर आपकी बॉडी में से ही प्रोटीन को काट काट के और बॉडी आपका खाना बनाने लगती है। बड़ी सुंदर रचना बनाई है ये DPP4। कई बार DPP4 की तानाशाही इतनी बढ़ जाती है कि वो इनक्रेटिन को अरेस्ट करके कमरे में बंद कर देता है,
और कमरे में बंद कर देता है तो क्या होता है, पूरी की पूरी शुगर जो है वो बची रह जाती है कहाँ, ब्लड में, पूरी की पूरी शुगर, और बिल्कुल भी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या हो जाएगा, जमाखोरी हो जाएगी। जमाखोरी हो जाएगी तो जनता क्या करेगी, मरेगी भूख से। हमारी कोशिकाएं फिर भूख से मरने लगती हैं। शुगर जो है वो ब्लड में पड़ा हुआ है, लेकिन शुगर जो है जा नहीं रहा है कोशिकाओं में। ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। एक और चीज मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई, जो हम विटामिन D3 और K2 7 में हम जिसकी चर्चा करते हैं, आपके नाक में, है ना, आपके नाक में जब खुशबू जाती है खाने की, ऑटोमेटिकली भूख लगती है। कैसे लगती है, आपका शरीर एक 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 केमिकल बनाता है, एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है ग्रेलिन। वो ग्रेलिन हार्मोन क्या करता है, आपको भूख लगाता है, और भूख लगती है, आप खाना खाते हैं। आप जब खाना खाते हैं तो हर 14 दिन के अंदर आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो नए बन जाते हैं। पुराने वाले खत्म, उसकी जगह नए। हालांकि वैसे ही टेस्ट बना रहता है, लेकिन वो हर 14 दिन में वो नए बन जाते। कहां से नए बन जाते हैं, यही खाना है जो नए टेस्ट बर्ड बना रहा है, यही खाना है जो नई कोशिकाएं बना रहा है, यही खाना है। लेकिन कैसे बनाएगा खाना, खाना टूटेगा, नए ब्लॉक्स में बने। तो वही रोटी, वही पनीर, वही घी, वही बटर, वही दूध, छाछ, लस्सी, अलग अलग टुकड़ों में टूट टूट करके, और फिर नए नए बॉन्ड्स बनाती है। और नए बॉन्ड्स में कुछ टी सेल्स बनती है, कुछ न्यूट्रोफिल्स बनती है, कुछ टेस्ट बर्ड्स बनते हैं, कुछ कॉर्निया की दीवार बनती है, कुछ मसल्स बनते हैं, कुछ हड्डियां बनती है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, कुछ इंक्रेटिन्स बनते हैं, कुछ इंसुलिन बनते हैं। ये इस तरीके से बॉडी जो है तरह तरह की चीजें इस डाइजेशन के बाद, इस मेटाबॉलिज्म के बाद बनाती है। फिर सवाल ये आ जाता है, हाँ पहले हम उस पे देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नजर डालते हैं। 5G, है ना, क्योंकि हमारा नेटवर्क अब 5G से नीचे तो जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले लिखेंगे 5G। कौन से हैं 5G, सबसे पहले गुआवा। हालांकि कुछ दिनों में तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, फिर भी सबसे पहले गुआवा। दूसरा जी, ग्रीन एप्पल। तीसरा जी, ग्रीन कॉफी। चौथा जी, ग्रीन टी। पांचवा जी, गार्सिनिया कंबोजिया। 5G, तो हमारा हो गया 5G नेटवर्क। इसके अलावा है बीट रूट, एल कार्निटिन, इनुलिन। इसके अलावा है साहब इसमें जिंक, इसमें है क्रोमियम, इसमें है B2, इसमें है B6, इसमें है B9, इसमें है B12। देखिए साहब, हमारा बॉडी जब प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, मेटाबोलाइज करता है, तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है। हमारी बॉडी जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, मेटाबोलाइज करती है, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है हमारे शरीर में जिसका नाम है होमोसिस्टीन। आप इसका नाम जरूर लिखिए, होमोसिस्टीन। पंजाब में सबके काम आने वाला है, गुजरातियों के तब काम आएगा जब ये दमन और दीव चले जाएंगे, है ना। जब गुजरात से बाहर निकलेंगे तब इसकी इसकी याद आती है। होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर भी है और इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है। ये क्या करता है, ये हमारी ब्लड वेजल्स को तंग करता है, और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी जो है कंट्रीब्यूट करता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को हैम्पर कर देता है, ये लीवर का कैंसर करवाता है, ये फैटी लीवर कराता है, एल्कोहलिक फैटी लीवर कराता है। किन लोगों में होता है, ज्यादातर इसकी तकलीफ उन लोगों को होती है जो दारू पीते हैं, जो शराब पीते हैं। बनता तो सबकी बॉडी में है, लेकिन जो शराब पीते हैं उन लोगों में कैसे ये काम करता है, ज्यादा अल्कोहल पीने से बॉडी में विटामिन B की कमी हो जाती है। इससे होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, कम नहीं हो पाता है। हमारा प्रोडक्ट B6, B12 और B9 इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अच्छा, ये क्या करता है होमोसिस्टीन, B6, B12 और B9 के बॉडी में एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है दारू पीने के बाद जो होमोसिस्टीन बनता है, और उसकी वजह से लीवर जो है वो खराब हो जाता है।
तो हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा? आप जानते हैं क्या करेगा? हमारा प्रोडक्ट डे टू डे लाइफ में शराब पीने से होने वाले नुकसान को एवरी डे रिपेयर करेगा। सबसे बड़ी ताकत हमारे प्रोडक्ट की जो है वो यही है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो दारू से होने वाले, होमोसिस्टीन से होने वाले नुकसान को पीछे का पीछे कब रिपेयर करेगा? एवरी डे रिपेयर करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में B6, B12, B9 ये सब है, B2 भी है। अब ये क्या करेगा? ये हमारा प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्लड वेजल्स को चौड़ा करता है, ब्लड वेजल्स को लचीला बनाता है, चौड़ा बनाता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर जिसको है उसमें तुरंत रिलीफ मिलता है। क्या क्या बता दें और आपको? शराब गट में ब्रेकडाउन होने से बनता है एसिटाइल डीहाइड्रेट, एसिटाइल डीहाइड्रेट बनता है जो होमोसिस्टीन को सेफ पिगमेंट में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम के वर्क में बाधा डालता है, और B9 फोलिक एसिड होमोसिस्टीन को मैथियोनाइन में कन्वर्ट करने में मदद करता है सबसे पहला। B12 ब्लड में होमोसिस्टीन के लेवल को कंट्रोल करता है। B6 पाइरिडॉक्सिन ये होमोसिस्टीन को अदर बेनिफिशियल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। B2 राइबोफ्लाविन B9 को इसके फॉर्म में बनाए रखता है, टूटने नहीं देता है। तो हाइपर होमोसिस्टिनेमिया एक बीमारी होती है दारू पीने की वजह से, है ना। एंडोथीलियल डैमेज हो जाता है, ब्लड वेजल्स के अंदर की दीवारें जो है वो सड़ने लगती हैं, और ये उन सड़ी हुई दीवारों को, दारू पीने से होने वाले नुकसान को ये कंट्रोल करता है। ब्लड क्लोट्स, प्लेटलेट को आपस में चिपकने नहीं देता। होमोसिस्टीन क्या करता है? ब्लड के थक्के बना देता है, प्लेटलेट्स को चिपका देता है। अच्छा, प्लेटलेट्स जब चिपकेंगे तो क्या होगा? प्लेटलेट्स जब चिपकेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक का खतरा बनेगा, ठीक है। तो दारू पीने से होने वाले नुकसान में क्लोट बनने की जो प्रक्रिया है उसको जो है ये रोकता है। बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है साहब। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी आपकी ब्लड वेजल्स में हार्डनेस जो आ जाती है ये उसको रोकता है, उसको लचीला बनाए रखता है। और जब वो लचीला बना रहता है तो वहां लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं हो पाता है, तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को भी हमारा प्रोडक्ट कम करता है। क्लॉट, एथेरोस्क्लेरोसिस, LDL लेवल से हार्ट अटैक को बचाता है, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां जिसमें कंफ्यूजन होता है, गुस्सा आता है दारू पीने के बाद, कुछ लोगों को पीने के तुरंत बाद गुस्सा आता है, कुछ लोगों का नशा उतरने के बाद घर में तोड़ फोड़ और मारपीट करता है। ये क्यों होता है? डिमेंशिया की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से। हमारा प्रोडक्ट उस झंझट से भी मुक्ति दिलाता है। कितना बड़ा प्रोडक्ट, आप सोचिए क्या कमाल की चीज हमारे हाथ लग गई। प्रोटीन के मेटाबोलाइक या मेटाबॉलिक पाथवे से बाई प्रोडक्ट जो होमोसिस्टीन बनता है, ये कैसे बनता है? ये बाई प्रोडक्ट है। कैसे समझाऊं आपको कैसे बनता है? फालतू की चीज है, हमारी बॉडी बनाती है। तो क्यों बनाती है? इसका एग्जैक्ट उदाहरण अगर हम देखें तो, हाँ, इसको ऐसे समझते हैं, हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाते जब छोंका मारते हैं तो जो धुआं निकलता है वो फायदे का है? नहीं है, किसी काम का नहीं है। वो बाई प्रोडक्ट है, अननेसेसरी है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, धुआं, है ना। तो ये बाई प्रोडक्ट जो है उस धुएं की तरह है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में आता है। B6 की हेल्प से सिस्टीन और ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट हो जाता है ये, और ये जो खराब होमोसिस्टीन है उसको ये ग्लूटाथियोन में और सिस्टीन में कन्वर्ट कर देता है और इसको यूजफुल प्रोडक्ट बना देता है। हमारी संगत में जो भी आएगा साहब ये उसको ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देगा। हम उसको तोड़ के उसका नाश नहीं करते साहब, हम उसको सिस्टीन में और ग्लूटाथियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेथियोनाइन में। एपिजेनेटिक्स जानते हैं ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? एपी का मतलब होता है ऊपर और जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन। जीन मतलब हमारे ब्लूप्रिंट्स,
हमारे ब्लूप्रिंट्स, कुछ ब्लूप्रिंट्स ऐसे हैं जो माताजी से मिले, पिताजी से मिले, है ना। वो कहां से आए उनके पास में? दादा दादी से, नाना नानी से। और दादा के पिताजी और माताजी से, दादी के पिताजी और माताजी से, नाना के माताजी पिताजी से, और नानी के माताजी पिताजी से। तो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10 और दो 12, तकरीबन 12 लोगों का जो है समूह है, जो हमारी आंखों के कलर को डिसाइड करता है, जो हमारे सोचने समझने को भी डिसाइड करता है, हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है, हमारा टेस्ट, हमारी हाइट, हमारे शरीर की संरचना में इतने सारे लोगों का। और वहीं से इन 12 लोगों में किसी को डायबिटीज अगर थी, वो डायबिटीज भी वहां से चल के आती है। और लोग जो है ये कहते हैं कि मेरे तो मदर फादर को तो डायबिटीज नहीं थी साहब, मेरे घर में कहां से आ गई? तो मदर फादर को नहीं रही होगी, नाना नानी को रही होगी, दादा दादी को रही होगी, या उनके पेरेंट्स को रही होगी, वहां से ये आपके घर में ये आया है। तो ये 12 लोगों का होता है। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनको बदला जा सकता है। वो कौन से जीन्स हैं जिनसे बदला जा सकता है? जैसे पिताजी आपके दुबले पतले थे, आप मोटे हो सकते हैं। पिताजी कमजोर रहे होंगे, आप मजबूत हो सकते हैं। क्यों? पिताजी ने प्रोटीन नहीं खाया था, लाइफ स्टाइल उनकी अलग थी, आपकी लाइफ स्टाइल अलग है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, कल से अगर आप जिम जाना शुरू कर दें, प्रोटीन खाना शुरू कर दें, प्रोटीन का 2 स्कूप भर के पिए मस्त, और पूरा वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, तो 3 महीने में आपकी बॉडी में दिखाई देने लगेगा एकदम परिवर्तन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में बदलाव आया। तो आपकी बॉडी में बदलाव कैसे आया? आपकी बॉडी में बदलाव आया खाने पीने से और लाइफ स्टाइल को बदलने से। अगर हम लाइफ स्टाइल को छोड़ दें, खाली खाने पीने वाली बात कर लें, तो इसका मतलब है कि खाना पीना हमारे जेनेटिक सीक्वेंस को बदलता है। ठीक है, हमारे जेनेटिक सीक्वेंस को बदलता है। एक व्यक्ति है जिसको कैंसर हो गया है, थोड़ी बड़ी बात बता रहा हूं लेकिन हिम्मत करता हूं। एक व्यक्ति है जिसको कैंसर हो गया है, और वो व्यक्ति अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स लेता है किसी एबल डाइटिशियन या किसी डॉक्टर की देख रेख में, तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है निहाल सिंह जी? होता है ना, हमने देखा है कि ठीक होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो बदलता है। तो किस तरह से बदलता है? ये बदलता है एपिजेनेटिक्स की वजह से। एपिजेनेटिक्स का मतलब उस जीन्स के ऊपर बैठ करके जो कैंसर बनाने वाले जीन्स हैं उसको लपेट लेता है अपने अंदर। कैसे लपेट लपेट लेता है? जैसे मान लो ये कैंसर है, ये इसके ऊपर बैठ करके इसको पूरा इस तरीके से लपेट लेता है। इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो हमारे भोजन के माध्यम से बदलते हैं। बीटा कैरोटीन खाने से आंखें ठीक हो सकती है। इसका मतलब है कि हमारे कॉर्न सेल्स, है ना, और रोड सेल्स जो हैं वो बदले जा सकते हैं। प्रोटीन खाने से मसल्स बदले जा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से गंभीर बीमारियां भी ठीक की जा सकती है। इसका मतलब है कि जीन्स को वो अपने अंदर लपेट के और जीन्स को ऊपरी तौर पे वो जो है वो बदल देते हैं। इसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। जेनेटिक मतलब जीन, एपी मतलब ऊपर, ऊपरी तौर पे वो उसको बदल देता है, जिससे हमारी बॉडी में कई तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कैसे बदलता है? एपिजेनेटिक्स कैसे काम करता है? हमारी बॉडी में हर रोज 330 अरब कोशिकाएं नई जन्म लेती हैं। अच्छा, ये कोशिकाएं कहां से आती है? एक कोशिका टूटती है तो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसको हम जेरोक्स की तरह समझ सकते हैं। अगर हम 100 पेजेस की एक बुक को जेरोक्स करते हैं तो 4-5 कॉपीज खराब निकलती है कि नहीं निकलती है? या तो हल्की आ जाएंगी या कॉपी खराब हो जाएगी। जेरोक्स कराते हैं हम लोग, जो फोटोकॉपी करवाते हैं, तो फोटोकॉपी में कुछ कॉपीज खराब निकलती है ना। उन खराब कॉपीज को क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। तो अब उस कैंसर बनाने वाली जो कॉपीज हैं, जो खराब कॉपीज हैं, हम ऐसा समझते हैं ये एक कॉपी बनी, ये एक कॉपी बनी, मान लेते हैं ये 2 कॉपीज बनी। ये एक कॉपी अच्छी है, इसको मैं रख देता हूं, इसके तो 2 टुकड़े होंगे और 2 अच्छी कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, ये कॉपी जो खराब वाली है, जो जेरोक्स में खराब निकल गई,
ये भी तो टूटेगी, ये टूटेगी तो ये भी दो बनेगी, दो टूटेगी चार बनेगी। बाइनरी प्लान चल रहा है इसमें तो, चार का आठ, आठ का सोलह, सोलह का 32 बनेगी, फिर ये कॉलोनी बनाएगी, है ना। और ये जब तक ये कोशिका सिल्वर डायमंड बनेगी तब तक कैंसर की एक गांठ बन चुकी हो। बात समझ में आ गई। एक खराब कॉपी टूट के दो कॉपी बनाती है अपनी जैसी, और फिर चार बनाती है, फिर आठ बनाती है, फिर 16 बनाती है, धीरे धीरे गांठ बन जाती है, और वही गांठ कैंसर की गांठ है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं, ये जो कॉपी मेरे हाथ में है, जो खराब कॉपी है, जो आगे चल के कैंसर करने वाली है, मैं अगर इस कॉपी को संतान पैदा करने की एबिलिटी अगर मैं इसे छीन लूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी छीन लूं, अगर मैं इसको बच्चे पैदा ना करने दूं, अगर मैं इसको दो में डिवाइड नहीं करने दूं, अगर मैं इसका स्विच ऑफ कर दूं, तो क्या होगा? तो क्या कैंसर बनेगा? नहीं बनेगा। और फिर इसको भी कौन खा जाएगा? न्यूट्रोफिल्स खा जाएंगे, मैक्रोफेजेस जो है वो खा जाएंगे। ये काम हमारा प्रोडक्ट करता है, और इस प्रोडक्ट को, इस प्रक्रिया को हम मिथाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। ये इसके स्विच को ऑफ कर देता है खटक करके, इसका स्विच ऑफ, इसका स्विच ऑफ एक तरीके से इसको जो है, इसका ऑपरेशन कर दिया, अब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो कैंसर बनने की संभावना को समाप्त करना एपिजेनेटिक्स और मिथाइलेशन, ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट की। और क्या बता दूं मैं आपको, न्यूट्रीजेनेटिक्स बता देता हूं। न्यूट्रीजेनेटिक्स का मतलब है, एक आदमी ने रात को दूध पिया और दूसरे दिन 3 बार 4 बार टॉयलेट चला गया, दूसरी बार फिर पिया, टॉयलेट किया, तीसरी बार पिया, और अब उसको समझ में आ गया है मुझे दूध हजम नहीं होता। कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता, कुछ लोग मुझे घी खाता हुआ देखते हैं तो बड़ा अचंभा करते हैं, बोले डॉक्टर साहब आप इतना घी खा जाते हैं। ये जो लूनी घी होता है ना, हरियाणा वाले जानते हैं, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, वो जो मक्खन होता है, मक्खन ऐसे 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 जो लेके आते हैं, जो पराठे के ऊपर रख करके खाते हैं सर्दियों में, वो आप बिलीव करेंगे, मैं इतना बड़ा कटोरा भर के, पूरा एक कटोरा भर के मैं वो मक्खन खा जाता हूं, और दिन भर में 2 कटोरे आराम से खा जाता हूं, दूसरे दिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। कई कई सारे लोग बोलते हैं आप इतना मक्खन खा जाते हैं, मैं बोलता हूँ शर्म के मारे कम खा रहा हूं। नहीं, मैं 4 कटोरे एक दिन में खा सकता हूँ, इतनी बचपन से खाया। सर्दियों में जब देसी घी जम जाता है पूरा, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, वो जो जमा हुआ घी है ना, उसको हम ऐसे बर्फी की तरह काट करके, और मम्मी घर पहुंचती थी तब तक हम आधा भरनी खा जाते थे। एक तो वो है जो घी भरपूर खाते हैं, कुछ नहीं होता, और एक साहब ऐसे हैं जो थोड़ा सा घी खाते हैं और दूसरे दिन जो है वो दिन में 3 बार चड्डियां बदलते हैं, भागते फिरते हैं। ऐसा क्यों? एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक को दूध हजम नहीं होता, एक को दूध हजम होता है, एक जल्दी बीमार पड़ जाता है, दूसरा बीमार नहीं पड़ता है। इसके पीछे कारण ये है कि उसके जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो गड़बड़। मेटाबॉलिक फंक्शन गड़बड़ क्या है? एक कार है, उस कार के सारे पुर्जे ठीक तरीके से एक दिशा में काम नहीं करते। अगर वो एक दिशा में काम करेंगे, ब्रेक भी काम करेगा, एक्सलेटर भी काम करेगा, उसका गियर भी काम करेगा, स्टीयरिंग भी काम करेगा, टायर भी काम करेगा, छत भी काम करेगी, वाइपर भी काम करेगा, लाइट भी काम करेगी, ये सब चीजें काम करेगी, तो आदमी अपनी मंजिल तक आराम से पहुंचेगा। इन सब का एक साथ परफेक्ट हार्मनी में काम करना, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और इसका नाम है मेटावेल। वेल मतलब बढ़िया तरीके से काम करना, किसका? मेटाबॉलिज्म का बढ़िया तरीके से काम करना। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अवयव को बनाना, बढ़ाना, मरम्मत करना, और जो खराब चीजें हैं उसको शरीर से, जैसे यूरिक एसिड है उसको शरीर से बाहर निकालना, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना, कुछ दवाइयां हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना, है ना, इन सब को बाहर निकालना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा मेटावेल। क्या ये किडनी डायलिसिस वालों को दे सकते हैं, उनपे कैसा काम हाँ, करेगा? और फैटी लिवर क्यों? फैटी लिवर पे तो डेफिनेटली काम करेगा, जी। और डायलिसिस वाले पेशेंट को देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी, हाँ, थैंक यू लेकिन सर। ये डायलिसिस वाले पेशेंट्स की किडनी ठीक कर देगा ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, बिकॉज ये किसी चीज का इलाज नहीं है। ये थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करेगा, लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। हाँ जी, और जी, बताइए। हाँ। थैंक यू सर।